नमस्कार, आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। मैं हूं पद्मजा जोशी। पीयूष जैन को 14 दिन की पुलिस हिरासत में, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस बीच पीयूष जैन के कानपुर वाले घर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, ये धाकड़ एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि पीयूष जैन के बेड के पीछे कैसे एक रास्ता, एक खुफिया रास्ता बनाया गया था। फुल फ्रेम इन तस्वीरों को दिखाइए। खुफिया रास्ता जो कि बेड के पीछे बनी दीवार में एक सुराख करके बनाया गया था और बाकायदा सीढ़ियां हैं इसमें जिनसे चल करके एक बड़े तहखाने के अंदर जाया जा सकता था। एक विशाल तहखाना जिसके अंदर बोरियों में भरे हुए करोड़ों के नोट बरामद किए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। इतने दिनों से अभी तक आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से बोरी पे बोरी पैसों की मिली थी, पर इन बोरियों को रखा किधर गया था, इस तरीके से छुपा करके कारोबारी ने अपने कानपुर के घर में इन नोटों की गड्डी को और सोने के जो ईंटें थी उनको रखा था। और हम आपको बता दें कि ये महज एक तहखाना है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सूत्रों ने बताया है कि ऐसे कम से कम 8 तहखाने हैं जो कि जांच कर रही एजेंसियों को मिले हैं। पर दोबारा शुरुआत से ये वीडियो मैं आपको दिखाती हूं क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से छुपा करके इस तहखाने को ये जो उद्योगपति हैं उनके घर में रखा गया था। वो इत्र के कारोबारी हैं और उनके घर में जो बेड है, ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ियां जो कि तहखाने में जा रही हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलना चाहती हूं कि अगर वो दोबारा शुरुआत से ये वीडियो हमें दिखा सके तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उनसे आपको ये देखिए, ये बेड है उनके बेडरूम के अंदर। ठीक बेड के पीछे ये दरवाजा जो कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा आप अमूमन फिल्मों में ही देखते होंगे जो कि स्पाई थ्रिलर्स होते हैं कि कैसे एक खुफिया दरवाजा जिसके, और यहां एक लोहे का दरवाजा लगाया गया है और सीधे लोहे के दरवाजे के तो पहले एक बेड के पीछे सफेद रंग का एक पैडेड दीवार के पीछे दरवाजे के पीछे एक लोहे का दरवाजा और उससे नीचे ये उतरती हुई सीढ़ियां आप देख सकते हैं सीधे तहखाने के अंदर जा रही हैं, माफ कीजिएगा। और विशाल तहखाना जिसमें कई सारे, एक बार फिर से देखिए, ये है वो सफेद बेड। ये सफेद बेड यहां पे ऐसे पैडिंग, फैंसी बेड है, यहां पे पैडिंग लगी, इसको हेडबोर्ड कहते हैं, जहां पर आप तकिया रख करके अपना बैक रेस्ट करते हैं, सर रेस्ट करते हैं। ये वो हेडबोर्ड है। और देखिए कैसे जब जांच अधिकारियों ने इसको हटाया, इसको फाड़ा, इसके पीछे की छानबीन की तो ये देखिए क्या निकल के आता है। एक प्लाईवुड इसके पीछे लगा रखा था। थोड़ा वीडियो आगे चलाइए, फिर समझ में आएगा दर्शकों को कैसे। ये देखिए, बस यो बेड हटा और तहखाने का रास्ता खुला। प्रियांक, भवतोष और आदर्श तीनों हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। ज्यादा जानकारी लेते हैं भवतोष और आदर्श आपसे। आदर्श, पहले आप बताइए कि ये एक ही बेडरूम में एक ही तहखाना मिला या ऐसे कई ऐसे कमरे थे जिनके पीछे ऐसे खुफिया दरवाजा मौजूद था? देखिए, तस्वीरें हम कानपुर से देख रहे हैं और निश्चित तौर पर कानपुर की तस्वीरों के बाद कहा जाता है कि जो कारोबारी का घर कन्नौज में मौजूद है, यहाँ पर एक ही प्रेमिसेस के अंदर 4 घर मौजूद है और इन चारों घरों के नीचे एक बड़ा तहखाना है और उस तहखाने की ही छानबीन जो है वो पूरी जांच टीम कर रही थी। हालांकि उस तहखाने से बहुत कुछ नहीं निकल कर आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उस तहखाने में भी बड़ी मात्रा में कुछ न कुछ स्टोर करने की पूरी तैयारी थी और उसी को लेकर वहाँ भी एक खुफिया रास्ते के जरिए उसी के तहखाने के अंदर जाने का रास्ता बना हुआ था। फिलहाल जो तस्वीरें कानपुर के निकल कर आ रही हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ है। अगर हम बात करें कन्नौज की तो कन्नौज में कानपुर के मुकाबले कम कैश बरामद हुआ है। 17 करोड़ के आसपास कैश है, 23 किलो के आसपास सोना है और 600 किलो के आसपास सैंडलवुड यानी चंदन का तेल बरामद किया गया है। आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं भवतोष के पास भी जाना चाहती हूँ। ये पूरे वीडियो के पीछे की कहानी हमें बताइए भवतोष, कैसे ये गुप्त दरवाजा मिला, इस तहखाने के अंदर क्या क्या था, ऐसे कितने तहखाने हैं? आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, पूरी कहानी 21-22 दिसंबर से शुरू होती है जब जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद 4 ट्रकों के पीछे चलना शुरू करती है। जब वो ट्रकों के पीछे जाती है तो ये ट्रकें कानपुर में जाके रुकती हैं। जीएसटी इंटेलिजेंस को लगता है कि ये ट्रकें जो हैं ये 50,000 रुपए से कम के इनवॉइसेस के साथ चल रही थी।
50,000 रुपए से कम के अगर आप इनवॉइसेस लेके चलेंगे तो आप इसमें जीएसटी नहीं देती हैं। उनको शक था कि ये इनवॉइसेस जानबूझ के दिए नहीं जा रहे थे, इनके पास फेक इनवॉइसेस हैं। जब ये ट्रकें कानपुर के एक बहुत बड़े गुटखा व्यापारी के पास जाती हैं तो पता चलता है कि ये फेक इनवॉइसेस रखे गए थे और पूरा का पूरा रॉ मटेरियल इसमें नकली रखा गया था। जब पहली रेड गुटखे के ऊपर हुई थी तो पता चला कि सारा का सारा रॉ मटेरियल फेक इनवॉइसेस से ट्रांसफर किया जा रहा था। उस गुटखे वाले से सिर्फ 3 करोड़ रुपए का टैक्सेस जीएसटी लेती है। जब जांच ज्यादा पता की जाती है तो ये गुटखा व्यापारी कहता है कि उसको रॉ मटेरियल ओडोकैम्प कंपनी से मिल रहा है। उसी के करीब एक दिन बाद इस रॉ मटेरियल वाली कंपनी के ऊपर रेड करती है जीएसटी। उसके बाद वर्चुअली एक पेंडोरा बॉक्स खुलता है और यहाँ पे जो आप विजुअल दिखा रहे हैं उससे साफ लगता है कि काफी ज्यादा धन छुपाया गया था। करीब 177 करोड़ रुपए कानपुर वाले घर से मिला, जैसे कि आदर्श बता रहे हैं। 17 करोड़ रुपए कन्नौज के घर से मिलते हैं। 23 किलोग्राम सोना, 1-1 किलो के गोल्ड के ब्रिक्स मिलते हैं और करीब 600 किलोग्राम सैंडलवुड मिलता है। जीएसटी इंटेलिजेंस कहता है कि अभी और कैश मिल सकता है, करीब 220 करोड़ के आसपास इसमें कैश मिल सकता है। और कई और जांच एजेंसी इसमें अब जुड़ गई हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, डीआरआई जो है वो भी इस केस को प्रोब करेगी और लगता है कि काफी ज्यादा कैश यहाँ पे छुपाया गया था। जी, भवतोष और आदर्श, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों तस्वीरें दिखाई है स्क्रीन के ऊपर। एक तरफ कैसे सोने की ईंटें और बोरियों में भरा हुआ कैश मिला है, ना सिर्फ कानपुर में बल्कि कन्नौज में भी। कानपुर में दोनों सोना और नगद पैसा मिला है और कन्नौज में भी पैसा मिला है। करीब 17 करोड़ रुपए वहां से बरामद हुआ है। अनिला सिंह प्रवक्ताएं बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय राठी हैं प्रवक्ताएं समाजवादी पार्टी के। जाहिर सी बात है राठी साहब, सबसे पहले सवाल आप ही के लिए होगा कि पहले तो सिर्फ बोरियां थी, अब तो तहखाना है। करीब 200 करोड़ रुपए जब्त हो चुका है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी वालों की जांच हो जाए ना तो अभी कई ट्रक भी निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है तो इन लोगों ने जमावड़ा किया हुआ है और ये वही इनके कारोबारी हैं इनसे रिलेटेड, जो इनको चंदा कम देने में आनाकानी कर रहे हैं। कुछ इनकी डील नहीं हो पा रही है, इसलिए उन पे छापे पड़ रहे हैं। अभी अगर सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी वालों की जांच हो जाए। पर ये भारतीय जनता पार्टी के कारोबारी कैसे हैं? इनके तो रिश्ते और इनकी इत्र तो समाजवादी पार्टी के लिए है। कैसे है बताइए आप मुझे। इन्होंने समाजवादी इत्र नहीं बनाई है। जिसको देखिए, अभी आपने देखा होगा कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने ट्वीट भी डिलीट कर दिए। अच्छा। कई बड़े पत्रकारों से, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, पत्रकारों ने भी ट्वीट किया, अपनी स्टोरी भी लगाई है। हाँ। कि ये समाजवादी पार्टी से रिलेशन नहीं है पीयूष जैन का। हाँ। वो पंपी जैन पुष्पराज जैन है। हाँ। और मैं बता दूं, उनका आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, टैक्सेस उनके जमा है। उन्होंने खुद भी आके बोला उन पर कोई कार्रवाई नहीं। वो समाजवादी पार्टी, ये पीयूष जैन है, अमित ना हो कोई भी, ये भारतीय जनता पार्टी के। बताइए अनिला जैन जी कि आप जबरदस्ती किसी और के नाम से समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। जिन्होंने इत्र बनाई है वो आदमी दूसरे हैं। मेरी राम राम सबको। पद्मज जी, अब चाहे समाजवादी पार्टी वाले कुछ भी कहते रहे, आपको भी अच्छी तरीके से याद होगा जब ये रेड पड़ी थी तो शुरुआत में इनके लीडर्स, इनके प्रवक्ता आके एडवोकेसी कर रहे थे, वकालत कर रहे थे पीयूष जैन की, और जहां जहां पे भी रेड पड़ रही थी। और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बदहवास थे ये लोग सारे के सारे। समाजवादी इत्र का जिक्र आपने कर ही दिया है। और मुझे लगता है कि शुरुआत में जब आपने एडवोकेसी करी और उसके बाद जो भी अखिलेश यादव जी के यहाँ से इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे, इनके सुर बदल गए। मैं ये कहती हूँ कि क्या वो आप किसी भी उद्योगपति का सहारा लेकर आप राजनीति में बढ़ना चाहते हैं? अगर राजनीति में आप बढ़ोगे और वो उद्योगपति आपको कहीं ना कहीं गलत तरीके से फंड करेगा, तहखानों में पैसों के चट्टे लगाएगा। वो तो उनकी वकालत कर ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हम तो पीयूष जैन को जानते ही नहीं, जिन्होंने इत्र बनाई है वो कोई पंपी जैन है। मैं ये कह रही हूँ कि अभी इन लोगों के सुर बदले हैं। अच्छा। शुरुआत में जब ये रेड पड़ी थी, मैं भी कई चैनल्स पे रही हूँ और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जो लीडर्स थे वो एडवोकेसी कर रहे थे। अच्छा। वो एडवोकेसी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बीजेपी वालों पे तो रेड डलवाओ ना। बताइए विजय राठी जी, आप समाजवादी पार्टी वालों पे रेड डलवाओ। कौन है समाजवादी पार्टी के जैन? दिखाइए, उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिए।
नहीं राठी साहब ज्यादा बौखलाइए एक नहीं, बार मैं आपके बीच में नहीं बोल रही दिखाइए थी। ना कौन से नेता ने बोला पीयूष जैन के लिए, कौन से अरे नेता ने सारे गिरफ्तारी प्रवक्ता की ने है? बोला है, आपके सीनियर प्रवक्ताओं ने भी बोला है, किसने बोला? सीनियर आप प्रवक्ताओं ने भी बताइए बोला ना। है। नहीं, जाके आप मेरा मेरा काम टाइम नहीं ले है, लीजिए, जाके आप खुद बताइए। चेक करे। मुझे पीयूष समाजवादी जैन की पार्टी को तरफदारी अपडेट किसी ने देने की नहीं कोई की, पीयूष आवश्यकता जैन नहीं। की। एक तो दरअसल थोड़ी में सी देखिए डिसेंसी अनिला जी, सीखिए, आप दिग्भ्रमित चिल्लाने हो गए। चीखने की कोई जरूरत आपको नहीं है लगा राठी था कि साहब। समाजवादी पार्टी से चोरों की, जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचारियों की इसीलिए आपने पार्टी, छापा डाले, लेकिन निकला वो भारतीय जनता पार्टी से की, नहीं। भ्रष्टाचारियों की, बलात्कारियों की पार्टी जो है यहाँ पे दूध से धुले हुए बनकर मत बैठिए। जो आप लोग चोरी करवाते हैं, टैक्स चोरी करवाते हैं, तकरीबन जो पैसा अभी तक पकड़ा गया है 77 करोड़ जो है टैक्स में जाता, इसी टैक्स से गरीबों के घर बनते हैं, इसी टैक्स से गरीबों के यहाँ टॉयलेट्स बनते हैं, सड़कें बनती हैं, पुलिस वालों की तनख्वाहें जाती हैं, फौज के लिए हम जो है वेपन्स खरीदते हैं, और आप लोग जो है चोरी करने वाले उद्योगपतियों का साथ देते हैं। शर्म आनी चाहिए। एक बार अभी आज के दिन बरामद क्या क्या हुआ है, जो लगातार रेड चल रही है और आज कम से कम 12 घंटे का ये पूरा ऑपरेशन चला है, उसमें नगद मिला है, सोना मिला है और चंदन का तेल तक मिला है। तो कुल 23 किलो सोना बरामद हुआ है। इस तरीके के सोने के बार, सोने की ईंटें मिली हैं कानपुर से। ये 23 किलो सोना बरामद हुआ है, साथ ही साथ 600 किलो चंदन का तेल बरामद हुआ है कानपुर से। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि कम से कम 200 करोड़, लगभग 200 करोड़ रुपया कुल नगद में बरामद हुआ है। उसमें से 177 करोड़ रुपए कानपुर से मिले और 17 करोड़ रुपए कन्नौज से मिले। कुल मिला के 194 करोड़ रुपए नकदी मिला है। और किस तरीके से रखा गया था ये तो आप देख ही रहे हैं, कैसे काउंटिंग की मशीन लाई गई, नई मशीन लाई गई। कल से पूरी ये प्रक्रिया जारी है पैसों को गिनने की, और अब वो तहखाना भी मिल गया है जहां पर बोरियों में भर भर के इन पैसों को रखा गया था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं अनिला जी कि जो पूरी नोटबंदी हुई थी, आप आज नोटबंदी को लेकर के समाजवादी पार्टी और बसपा पर तंज कस रहे हैं, पर अगर नोटबंदी अच्छे से हो जाती तो इतना 200 करोड़ रुपया आया कैसे नगद में? नहीं, ये तो नोटबंदी के बाद वाला है ना, ये पैसा सारा 2000 के नोट मिल रहे हैं, 500 के नोट मिल रहे हैं। ये लोगों ने काम किया, बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, जो इनको टैक्स में पैसे देना था टैक्स में नहीं दिया, टैक्स की चोरी करी है, टैक्स की चोरी करी है ना इन लोगों ने। मैं वही कह रही हूँ, अगर कायदे से टैक्स दे रहे होते, जो पैसा अभी तक बरामद हुआ है उसमें 77 या 78 करोड़ रुपया इनका टैक्स में जाता। हाँ। टैक्स की चोरी क्यों करी इन लोगों ने? बताइए विजय राठी साहब, पद्मजा जी 1947 के बाद ये सबसे बड़ा वाकया है जहां पर इतना ज्यादा नकदी, सोना, चंदन का तेल बरामद किया गया है। देखिए अनिला के मुताबिक ये काला धन नहीं है। नहीं, आप समझ में आ रहे हैं जी, ये जो समाजवादी पार्टी लंबी रैलियां, भीड़ इकट्ठा कर रही है, कहां से आ रहे हैं पैसे इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक जो टैक्स चोरी किया वो काला धन नहीं है, वो तो सफेद है। काला धन इनका मतलब है जो काला होता है, जो नोट काले हो जाते हैं, काला तेल जिन पे लगा होता है वो काला धन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोटबंदी इसलिए कर रहा हूँ 2016 के बाद की काला धन नहीं जमा हो जाए, वापस आ जाएगा। ये वही काला धन है। और मेरे खाते में 15 लाख भी आ गए, शायद रात आए हैं। नहीं, अब 15 लाख छोड़िए, अब 7 साल से हम 15 लाख पे यहाँ पर 200 करोड़ मिल रहे हैं व्यापारी के पास से, हम कहां 15 लाख पर फंसे हुए हैं। पर किस तरीके से आज पूरे दिन रेड डाली गई है वो हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सुनियोजित तरीके से पिछले 4 दिनों से जो जीएसटी की चोरी की गई, कैसे उसको पकड़ा गया, अहमदाबाद से, कानपुर से कन्नौज कैसे पहुंचे जांच अधिकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम पीयूष जैन के कन्नौज स्थित घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और कमरे का ताला खोलने की यहाँ पर कोशिश कर रही है जीएसटी इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चाबियों का गुच्छा बरामद हुआ था उनमें से ये चाबी लगाकर इस कमरे को खोला जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, इसके साथ ही साथ जीएसटी इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो मौजूद है। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये एक दूसरा कमरा है, घर के ठीक बगल में मौजूद है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बरामद हो सकती हैं उसको लेकर यहाँ पर लगातार जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। पिछले
100 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो बीत चुका है और अभी भी जीएसटी इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। ये कमरा अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है और इस कमरे की भी तलाशी ली जाएगी। अभी ही जस्ट इसे तुरंत खोला गया है इस कमरे को और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे इस कमरे को फिलहाल बंद कर लिया गया है, यानी अब इसके अंदर भी छापेमारी चलेगी। एक के बाद एक अलग अलग कमरों को खोला जा रहा है। एक ही प्रेमिसेस में मौजूद जो घर हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई सीधे टाइम्स नाउ नवभारत पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि कैसे दूसरे कमरे को भी खोला गया है और उसकी भी तलाशी ली जा रही है। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, कन्नौज। और आपको बता दें ऐसे 8 अलग अलग तहखाने मिले हैं। कई सारी ऐसी चाबियां मिली हैं जिनको अभी भी पता नहीं चला है कि इन चाबियों से कौन से ताले खुलते हैं और जगह जगह पे नोटिस आज सुबह चस्पा किए गए। जब उन दरवाजों को खोला गया, कुछ चाबी काम में आई तो ऐसे तहखाने खुल करके, ऐसे छुपे हुए तहखाने खुल करके सामने आए हैं। देखिए आज सुबह आदर्श ने जो रिपोर्ट भेजी। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर अभी भी जीएसटी इंटेलिजेंस और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। इस वक्त मैं कन्नौज में मौजूद हूं और कन्नौज का ये पीयूष जैन का पैतृक घर है। यहां से शुरुआत होती है पीयूष जैन के घर की और यहां पर अगर आप देखें तो नोटिस चस्पा किया गया है और ये बड़ा सा दरवाजा जो है लोहे का पीयूष जैन के जो पैतृक घर है उसका है। मैं आपको एक बार जो पूरा प्रेमिसेस है वो दिखा देता हूं कि आखिर कितना बड़ा ये प्रेमिसेस है। यहाँ से अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दूसरे दरवाजे पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। ये पीछे सामने का हिस्सा है, माफ कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़े यहाँ से तो एक गली आती है और गली के साथ साथ यहाँ पर कई ऐसे दरवाजे हैं जिन पर नोटिस चस्पा किया गया है। हर दरवाजे पर नोटिस चस्पा किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा हिस्सा जो है गली में ये उसी घर का हिस्सा है। इसके ठीक मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ कि आखिर जो दरवाजे इस नए और पुराने घर में लगे हैं उन सभी दरवाजों पर नोटिस चस्पा किया गया है। ये अगर आप देखें तो तीसरी दफा ऐसा है जहाँ पर पिछले 50 मीटर की दूरी में नोटिस चस्पा किया गया है। 2 नोटिस हैं और इसके साथ साथ अगर आप और 5 कदम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखेंगे एक दूसरा नोटिस भी चस्पा किया गया है। यानी जितने भी घर के दरवाजे हैं उन सभी जगहों पर नोटिस चस्पा किया गया है और ये वो हिस्सा है जहां पर कारोबारी पीयूष जैन की जो रेड है वो अभी भी चल रही है। आप तस्वीरें देखिए लगातार कि कैसे नोटिस जो है वो घर के लगभग सभी दरवाजों पर चस्पा किया गया है। बताया जाता है कि कुल 8 ऐसे दरवाजे हैं जिन पर ये नोटिस चस्पा किया गया है। ये वो पीछे का हिस्सा है और अगर आप देखें तो 2 मंजिला आलीशान घर ये बताया जाता है। हालांकि ये जैन मोहल्ला है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो जैन समुदाय के लोग हैं। अगर आप अभी पर यहाँ पर देखें तो कुछ लोग यहाँ पर छत पर मौजूद हैं अभी भी। और ये तस्वीरें आपको दिखाता रहा हूँ मैं कि क्योंकि कैसे लगभग अभी तक 257 करोड़ रुपए की बात कही जा रही थी कल रात तक, लेकिन माना जा रहा है कि उसकी संख्या में भी और बढ़ोतरी हुई है। यानी अब और भी बरामदगी जो है वो हुई है। ऐसे में अब ये जो आंकड़ा है वो करीब 300 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। और इसके साथ ही साथ सोने और चांदी के बिस्किट भी बरामद किए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही आरोपी पीयूष जैन को कानपुर में कोर्ट में पेश किया गया है और माना जा रहा है कि जीएसटी इंटेलिजेंस और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो रिमांड भी मांगेगी। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, कन्नौज। तो अनिला जी, चाहे आप जो भी बोल लें, मामला बस यहीं पर आकर के रुक जाता है कि आप बार बार पीयूष जैन के तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। उनका साफ कहना है कि भाई इतर बनाई पुष्पराज जैन यानी कि पंपी जैन ने, दोनों आदमी अलग हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये तहखाना नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, सोना नहीं मिला, चंदन नहीं मिला, सब मिला पर हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आपके पास क्या सबूत है कि दोनों के बीच में कुछ भी जान पहचान है या दोनों के बीच में कोई नाता है? नहीं तो क्यों इतना परेशान हो गए थे? क्यों इतना परेशान हो गए थे? जब रेड बढ़नी शुरू हुई थी तो सीधी सी बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप समझ में आ रहा है कहां से ये लोग भीड़ इकट्ठा कर करके बुलवाते थे? फाइनेंस कौन करता था? इनका फंडरेजर कौन था? परेशानी तो इसी बात की हो रही है ना अखिलेश यादव को। जेब में जो वो इंपोर्टेड पानी की बोतल लेकर रैलीज में जाते हैं वो कौन सपोर्ट कर रहा था? इसी प्रकार के उद्योगपति तो हैं जो तहखानों में चट्टे लगा रहे थे रुपए के। जी
चोर की दाढ़ी में तिनका, विजय राठी जी। अखिलेश यादव जी से तो दोस्ती थी, कन्नौज का इलाका। हाँ, और अनिला मैडम से सीधा सवाल आपने किया कि कैसे आप रिलेशन उनका जोड़ेंगे, प्रूफ है कोई, तो उन्होंने कैसे बात को घुमा दिया। वो फिर उसी बात को बार बार एक ही बात को रिपीट कर दी है वो, कि इनको परेशान हो रही है। अब जबकि मैं हंस रहा हूँ और आप इनका चेहरा देखिए, क्योंकि अभी वो राज खुल चुके हैं, वो राज खुल चुके हैं कि उसका नाता भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी से नहीं है। सब बता देखिए, आपकी फितरत ऐसी, आप मानते नहीं है। अभी आज प्रयागराज में मुख्यमंत्री की रैली में वो छोटा राजन गैंग का था, फतूजा जी, छोटे राजन गैंग का, पार्टी का मंजीत कुशवाहा, वो माला पहना रहा था, उसके ऊपर इन्होंने उसको नहीं माना, वो छोटा राजन गैंग का था, ये उसको भी मना कर देंगी। ये मानते नहीं है, ये मानते नहीं है। कैसे भी इनकी छवि साफ सुथरी बनी है। अच्छी बात यह है कि जो भी चोरी का पैसा था वो पकड़ा जाना चाहिए, वो पकड़ा गया है। अब उसके ऊपर किसकी राजनीति की रोटी सिकती है ये हम आप दोनों पर छोड़ देते हैं। पब्लिक को सिर्फ इस बात से मतलब है कि पब्लिक का पैसा वापस पब्लिक के पास आना चाहिए, और आया है। अब किसका नाता है पीयूष जैन के साथ, ये आने वाले दिनों में शायद पता चलेगा। अगर आपके पास कोई सबूत है अनिला जी, आप सामने रखिए। अगर आपके पास राठी साहब कोई सबूत है, आप भी जरूर सामने रखिए। अगर आप सच में कोई सबूत है कि बीजेपी के साथ इनका कोई नाता है। हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात पंजाब की। सियासत में यह अक्सर कहा जाता है कि बाहरी से ज्यादा घर के अंदर वाले खतरनाक हो सकते हैं। घर के बेदी लंका ढाए, ऐसी ही कुछ पंजाब कांग्रेस में हालत है। राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला। चन्नी बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कैप्टन की चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनके घर में ही है, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ाने का कोई कसर नहीं छोड़ते। वो सिद्धू को जब मौका मिलता है वो अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। हाल ही में टाइम्स ऑफ नवभारत ने दिखाया था कि कैसे सीएम के विधानसभा क्षेत्र में रेत माफिया खुलेआम अवैध खनन कर रहा है। हमारी रिपोर्ट के बाद पंजाब सरकार एक्शन में आ गई, जांच के आदेश दे दिए। इधर सिद्धू को फिर से मौका मिला और अब वो रैलियों में इशारों में रेत माफिया को लेकर सीएम को ही, अपने ही पार्टी के सीएम को घेर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ गुरदासपुर की रैली में। कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਜਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਹੂ ਜਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਰਹੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਰਹੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲਾ ਪੀ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦਾ ਦੁੱਧ। सिद्धू सीएम की रेस में तो हैं ही, कह सकते हैं कि उनके हाथ से पंजाब सीएम का पद होते होते फिसल गया और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए। लगता है सिद्धू को अब तक इसका मलाल है। यही वजह है कि वो रैलियों में सुपर सीएम होने का संकेत देते रहते हैं। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ 75 25 ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ? ਦੱਸੋ, ਤੋੜੀ? ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੌਣ ਲੜਿਆ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਫਲਾਨਾ ਮਾਫੀਆ, ਟਮਕਾਨਾ ਮਾਫੀਆ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਲੜਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਲੜਿਆ ਔਰ ਅੜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ कहां है मजीठिया? ठोको ठोको ताड़ी ठोको जरा टका। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ के महासमंद जिले में दबंगों ने सरकारी मदद से बने मकानों को जमींदोज कर दिया। देखते रहिए टाइम्स ऑफ नवभारत। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां के महासमंद जिले में दबंगों ने सरकारी मदद से बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। कोरोना काल में जब लोग लॉकडाउन में घरों में बंद थे, कई भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तब कुछ दबंगों ने गरीब परिवारों को जबरन उनके घरों से निकाला और फिर उनके घरों को तोड़वा दिया। हैरत होगी आपको ये जानकर कि सरकारी महकमे को इसकी भनक तक नहीं है। भूमाफिया का ये खेल 1-2 लोगों के साथ नहीं बल्कि 40 से ज्यादा लोगों के साथ हुआ। इन गरीब परिवारों को शिकार बनाया गया। देखिए टाइम्स ऑफ नवभारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उजड़े हुए मकान, तरकी हुई दीवारें,
चौखट किवाड़ तक उखाड़ दिए गए। मकानों से ईंटें खींचकर बाहर निकाल दी गई। जहां मकान थे वहां जमीन समतल कर दी गई। ये करतूत है भू माफिया की। ये गरीबों के सपनों का आशियाना था जो उखाड़ दिया गया। दबंगों के बुलडोजर ने 54 गरीब परिवारों के अरमान कुचल दिए। आरोप है कि दबंगों ने गरीब परिवारों को घरों से निकालकर उनके घर तोड़वा दिए और मलबा तक उठा ले। ये विध्वंस इतना सुनियोजित था कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं। मुमकिन है कि सरकारी विभागों की मिलीभगत थी। अब हंगामा मचा है, तब साल भर बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है। सर, ये जो योजना है अटलाबाद बंसुला में, इसमें 2010 में अभी कार्य बंद हो गया था और अभी कुछ दिन शिकायत मुझे प्राप्त हुई है कि यहाँ पे ये मकान तोड़ के गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो मैं निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पे पता चला कि 3-4 मकान मौजूद है, 4-5 मकान। बाकी वहाँ पे जो मलबा मटेरियल है वो भी उपस्थित नहीं है। तो हमने अभी पुलिस थाना बसना में शिकायत की है सर अभी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार के अटल आवास योजना के तहत ये मकान समाज के निचले तबके के लोगों के लिए बनाई गई योजना 2007-2008 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के समय शुरू की गई थी। इसी के तहत महासमुंद जिले के बसाना गांव में 54 मकान बनाए गए थे। कई मकानों का अलॉटमेंट भी हो गया था। लोग कई घरों में रहने लगे थे, लेकिन दबंगों और भू माफियाओं ने धीरे धीरे 54 में से ज्यादातर मकानों को गिराकर समतल जमीन में बदल दिया। मकान के जो मलबा है, ईंटें हैं, छड़ है, जो सही स्थिति में तो वो भी गायब है वहाँ पे जी। तो इसको लेकर भी कोई आगे जांच करवाई? अभी तो सर नहीं है, अभी मटेरियल तो कुछ मिला नहीं है वहाँ पर। अभी जो मलबा में मटेरियल होते, जो वेस्टेज निकलता है, वहाँ पे तो उपलब्ध नहीं है। उसी की हमने शिकायत की है पुलिस में कि अपन भवन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जो थे उसको डिसमेंटल करके वहाँ हटा दिया गया है। इस योजना के तहत बीजेपी की तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने 300 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा था। योजना के लिए 1,10,000 रुपए प्रति भवन के हिसाब से 330 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 54 मकानों के लिए ठेकेदारों को 68,04,619 रुपए भुगतान भी किया था। अटल आवास योजना में 50% राशि राज्य सरकार देती है। लेकिन जब मकान बने तो तय लक्ष्य से कहीं कम थे और जो मकान बनकर भी तैयार हुए तो उसे दबंगों ने मिट्टी में मिला दिया। अब राजनीति गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रही है। प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी। प्रशासन के बिना मिलीभगत किस प्रकार का खेल नहीं खेला सकता। और जब से सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर जारी है। रेती की चोरी हो रही है, कोयला की दलाली हो रही है, गरीबों का मकान चोरी हो जाता है, प्रशासन को खबर नहीं होती है। मतलब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये गरीबों के साथ में सीधा विश्वासघात है, कुठाराघात है। उनके हक पे डाका डाला जा रहा है और सरकार की पूरी तरह से इसमें सहभागिता है। बिना सरकार के संरक्षण के खेल नहीं खेला जा सकता। इस बोर्ड का किस प्रकार से मकान बना था, गायब किस तरीके से हुए, हाउसिंग बोर्ड के चेयरपर्सन सम्मानीय कुलदीप जी के संज्ञान में बात आ गई है। मैं समझता हूं उसमें वो कार्रवाई करेंगे। राजनीतिक बयानबाजी में आरोप प्रत्यारोप की कोई सीमा नहीं होती। कई बार तो बयान सिर्फ देने के लिए दे दिए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या रसूखदारों पर छत्तीसगढ़ में कोई लगाम नहीं है? क्या भूमाफियाओं को कानून का डर नहीं है? क्या महासमुंद जिले के सरकारी अफसर नींद में हैं? क्या भूपेश बघेल सरकार का इकबाल खत्म हो गया है? बेशक शासन की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, तो सवाल तो और बड़ा है कि क्या भूमाफिया सरकार से भी ऊपर है? छत्तीसगढ़ की सरकार को इन सवालों के जवाब ईमानदारी से तलाशने चाहिए, क्योंकि ये मामला गरीबों और समाज के जरूरतमंद लोगों से जुड़ा है। जयप्रकाश त्रिपाठी, महासमुंद, टाइम्स नाउ, नवभारत। छत्तीसगढ़ से जयप्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जो लोग इसके पीछे हैं, उनका कोई राजनीतिक लिंक अभी निकल करके आ रहा है? जयप्रकाश, देखिए, निचले तबके के लोगों के लिए आवास बनाए गए थे और कहीं न कहीं वो लोग यहाँ पर रह रहे थे और दबंग जो इस इलाके के थे, भूमाफिया थे, उन्होंने जो है इन गरीबों को वहां से हटा दिया और पूरे मकानों के छड़ गिट्टी से लेकर मलबे तक उठा ले गए और प्रशासन को भनक नहीं लगी। हालांकि अब जब मीडिया ने पूरा मामला संज्ञान में लाया हाउसिंग बोर्ड के, तब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी जो है शिकायत करने पहुंचे। इस पूरे मामले पर जो है उन्होंने थाने में शिकायत की है
लेकिन अभी तक फिलहाल जो है जांच में ये नहीं पता चल पाया है कि कौन से दबंग है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो दबंग हैं वो उनके हौसले काफी बुलंद होंगे, भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है जो भूमाफिया हैं वो इन पे जो कब्जे कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है उन्हें बिल्कुल डर नहीं है सरकार का, ना ही पुलिस प्रशासन का, क्योंकि ये सरकारी है, सरकारी जगह पे कब्जा कर रहे हैं, सरकारी मकानों के जो है छड़ गिट्टी से लेकर सीमेंट गायब हो जा रहे हैं और प्रशासन को भनक नहीं लग रही। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में भूमाफियाओं का आतंक है, दबंगों का आतंक है, वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जो गरीब हैं, गरीब लोगों के लिए आवास बनाए गए थे बीजेपी के शासनकाल में, अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार हालांकि दावे कर रही है कि जल्द ही जो है इस पूरे मामले पर FIR भी दर्ज होगी और कहीं ना कहीं जो है जो दबंग लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल। और जब इस तरीके की दबंगई होती है जयप्रकाश, तब सबसे गरीब, सबसे मजलूम आदमी ही सबसे ज्यादा दर्द झेलता है। ये रिपोर्ट लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर अब पंजाब से, जहां 29 साल के बाद कुलदीप सिंह पाकिस्तान के जुल्मों से रिहा होकर वापस अपने वतन लौटे। कुलदीप सिंह पाकिस्तान की उसी जेल में थे, कोट लखपत में, जहां सरबजीत पर हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सरबजीत पर हमले के बाद कई दिनों तक कुलदीप सिंह और पाकिस्तान की जेल में बंद कई और भारतीय सो तक नहीं पाए थे। कैसे पाकिस्तान की जेलों में हिंदुस्तान के लोगों के साथ अमानवीय बर्ताव होता है, प्रदीप दत्ता की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए कुलदीप की ज़बानी। मानसिक तौर पर भी टॉर्चर किया है और 3.5 साल तक बेहद मुझे टॉर्चर किया गया है, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जिस हालात से मैं गुजरा हूँ तो बहुत कम चांस होते हैं कि इंसान जिंदा बच पाए। उस वक्त हर बंदा कांप रहा था। उन लोगों में किसी भी आदमी में मुझे रहम नजर नहीं आया। 29 साल पाकिस्तान की अंधेरी काल कोठरी में बिताने के बाद कुलदीप जब घर लौटे अपने अपनों के बीच, तो उनके चेहरे पर अपने वतन पहुंचने का सुकून भी था, अपने लोगों से मिलने की खुशी भी थी। पर अपने साथी भाई जो आज भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, उनके लिए दिल मायूस भी था। कुलदीप ने बताया कि कैसे वहां पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जुल्म की इंतहा की जाती थी। हम उसी जेल में थे, लेकिन जब सरबजीत का कत्ल के बारे में हमें पता चला है कि सरबजीत को इन्होंने मार दिया है, तो हम सब के सब लोग खौफजदा हो गए और हमें ऐसे लगने लगा कि हमारे में से अभी किसी भी आदमी को ये टारगेट कर सकते हैं। पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर के रास्ते कुलदीप सिंह भारत पहुंचे। पत्नी और बेटे को गले लगाया तो खुशी के आंसू छलक उठे। आज कुलदीप के परिवार की सालों पुरानी मन्नत पूरी हुई है। बहुत खुश महसूस कर रही हूँ मैं, बहुत खुश हैं हम। कभी ऐसा हुआ आपने उम्मीद छोड़ी? नहीं, हमें भगवान पर भरोसा था कि वो एक दिन आएंगे। हमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। कुलदीप अपने मुल्क तो पहुंच गया, पर आज भी बहुत से बेकसूर भारतीय पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, जिन पर हर दिन जुल्म की इंतहा की जाती है। उनकी आंखों में बस एक सपना है जिसके लिए वो जी रहे हैं कि किसी दिन कुलदीप की तरह वो भी अपने मुल्क हिंदुस्तान पहुंचकर अपने परिवार के पास होंगे। हम प्रधानमंत्री साहब से यही अपील करेंगे कि कृपया जितनी भी जल्दी हो सकता है, जो पाकिस्तान की जेल में हमारे लोग जो 25 के करीब हैं, जिनकी गिनती है, उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, क्योंकि उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी आखिरी सांसों पे हैं। तो जब भी कोई नेता जनरल बाजवा को गले लगाता है, याद रखिए कुलदीप ने पाकिस्तान का असली चेहरा पाकिस्तान की जेल में रह के देखा है। दाकर एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक का।